गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा एटम्स, है ना। एटम्स, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एटम क्या होता है। एटम आपका एक बेसिक यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। एक मैटर में जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है? एटम। मतलब एटम के बारे में हम बोल सकते हैं कि क्या है ये? इट इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ मैटर बोले या फिर बोले और मटेरियल इट इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ मैटर और मटेरियल। ये हो गया एटम आपका, है ना। तो एटम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एटम में हम पढ़ने वाले हैं एटम की कंस्ट्रक्शन। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। जब एटम के बारे में कॉन्सेप्ट आया होगा स्टार्टिंग के टाइम में, जब एटम के बारे में कोई नहीं जानता था, तो एटम के बारे में कुछ हम थ्योरी दी गई थी। जैसे रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल से जानते हैं, है ना। और उससे पहले दी गई थी आपने एक वाटरमेलन थ्योरी आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं तो आपने सुना होगा थॉमसन मॉडल, सुना होगा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो ये सब एटम से रिलेटेड है ना, ये सब एटम से रिलेटेड है। और अगर ये सब एटम से रिलेटेड है तो सबसे पहली थ्योरी आई थी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी तो बहुत सारी आई थी, ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट थ्योरी आई थी थॉमसन मॉडल, है ना। क्या है थॉमसन मॉडल? हम धीरे धीरे एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के बारे में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने जो इम्पोर्टेंट मॉडल दिए थे, उन मॉडल की खासियत क्या थी, उन्होंने एटम के बारे में क्या डिस्कस किया था और उनमें क्या कमियां थी, जिनकी वजह से हम नेक्स्ट मॉडल की ओर मूव किए और हमारा एक नया कॉन्सेप्ट बनता गया। तो अगर हम थॉमसन मॉडल के बारे में बोलें, थॉमसन मॉडल ने बताया, थॉमसन नाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो वाटरमेलन जो होता है उसमें इम्बेडेड सीड की तरह होते हैं, है ना। और जो वाटरमेलन होता है वो आपका एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। कोर बोलते हैं, कोर। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वाटरमेलन एक ऐसा स्फीयर है जिसमें जो सीड है, जो कि उसमें इम्बेडेड है, वो इलेक्ट्रॉन है। और बाकी कौन है? बाकी सब प्रोटॉन है या फिर हम बोले कि न्यूक्लियस है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक एटम है, मतलब थॉमसन मॉडल ये आपका एटम से रिलेटेड है। ये बोलता है कि पहला पॉइंट बोलता है एवरी एटम इज सेम एज watermelon because seeds in watermelon act like embedded electron in atom. Rest are part of nucleus of atom. तो आप जानते होंगे क्या होता है कि वाटरमेलन, ये मान लीजिए वाटरमेलन है, और वाटरमेलन में क्या होता है कि छोटे छोटे इसके सीड्स होते हैं, मतलब इसके बीज होते हैं। ये जो बीज जो इम्बेडेड है उसमें, है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरह। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह इसमें इम्बेडेड हैं और ये चारों ओर जो है चक्कर लगा रहे होते हैं
ये इन्होंने पहला पॉइंट बताया था थॉमसन मॉडल में कि एवरी एटम इज सेम एज वाटर मोलिक्यूल बिकॉज देयर सीट्स आर बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रॉन, मतलब उनकी जो सीट्स हैं इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें एम्बेडेड रहते हैं। ये इन्होंने केवल थ्योरी दिया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव नहीं किया था, है ना, इन्होंने केवल थ्योरी दिया था। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया था। अगर हम दूसरे पॉइंट पे जाएं इसमें, दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं इसमें, सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि every atom has equal number of proton and electron so that it is actually neutral, है ना। मतलब जो एटम होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। ये किसने बताया था, ये बताया था आपके थॉमसन ने। तो थॉमसन ने कुछ अपने केवल एक थ्योरी दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एटम होते हैं कुछ इस तरीके से दिखता होगा एक वाटरमेलन की तरह, जिसमें सीट्स होंगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होंगे जो कि एम्बेडेड होंगे, और बाकी जो है उसके न्यूक्लियस के पार्ट होंगे जो एटम की तरह वर्क कर रहे होंगे, है ना। तो और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो आपस में इक्वल होंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा या फिर एटम का जो चार्ज होगा, एटम का चार्ज आपका न्यूट्रल होगा। तो इन्होंने बोला कि हर एक एटम एक न्यूट्रल होता है, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपस में इक्वल होते हैं। और आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो बचे कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल है तो उनका चार्ज भी क्या होगा, इक्वल। ये इन्होंने बताया है ना। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो हम एक थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें। इसीलिए दो पॉइंट काफी, इन्होंने जो बताया दो पॉइंट काफी है। हम इसमें लिखेंगे उसके लिमिटेशन, इसमें क्या लिमिटेशन थे जिसकी वजह से इनके मॉडल को आगे नहीं बढ़ाया गया। इन्होंने जो बताया उन्होंने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने उसको प्रूव नहीं किया। तो प्रूव किसने किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास भी इक्वल होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो एटम्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, उनके न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, ये सब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने डिस्कस किया। तो जो थॉमसन मॉडल होता है उन्होंने उसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि जो एवरी एटम है वो वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें जो सीट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, और बाकी मटेरियल क्या है आपका एटम के पार्ट है, मतलब उसमें न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो अलग अलग सेल में रेडिएट कर रहे होंगे, मतलब घूम रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। और एवरी एटम है न्यूट्रल चार्ज, मतलब उनके पास कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। और इनकी लिमिटेशन क्या थी, इनकी लिमिटेशन ये थी कि पहला तो इन्होंने ये सब जो बातें की थी ये केवल इन्होंने थ्योरी दे दिया था, इनको जो लगा इन्होंने अपनी थ्योरी बता दिया, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव नहीं किया, है ना। तो इन्होंने ये इनकी जो थ्योरी है, दिस थ्योरी पहला पॉइंट लिमिटेशन है, दिस थ्योरी not entertain about spectrum of hydrogen, spectrum of radiation या फिर रेडिएशन बोले, रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन्होंने देखो रेडिएशन क्या होता है, आप जानते हैं कि हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। जब लोअर
ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में चले जाएं, हायर एनर्जी के सेल में चले जाएं, तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उन एनर्जी का एक वेवलेंथ होता है। अगर उन वेवलेंथ को आप अरेंज करें, एक ऑर्डर में अरेंज करें, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो होगा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम, पूरे स्पेक्ट्रम। द थ्योरी नॉट इंटरटेन अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही नहीं था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं था, तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है ना। तो इसलिए हम इसको लिमिटेशन लिखते हैं कि ये इस फैक्ट को ये बताता नहीं है। अगर हम दूसरे पॉइंट में लिखें कि इसकी और क्या लिमिटेशन थी, तो हम इस बार लिख सकते हैं कि जो आप लोगों ने लिखा है कि लिमिटेशन में लिखेंगे, है लिमिटेशन में। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं लिमिटेशन में, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट डज नॉट एक्सप्लेन scattering of alpha particle, scattering of अल्फा या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल, इसको लिख देंगे चार्ज पार्टिकल। इट डज नॉट एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इन्होंने इनकी दो लिमिटेशन थी, क्योंकि ये जो थॉमसन थ्योरी था ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल था, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं था। तो इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर करते हैं, है ना, जो उसी बारे में कोई एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया। दूसरा, इन्होंने इसके बारे में भी डिस्कस नहीं किया कि जब इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्डर में जंप करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज करेंगे, जिनका स्पेक्ट्रम बनेगा, वो भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, है ना। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से जंप करके किसी एक दूसरे हायर ऑर्बिट में चली जाए, तो क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है ऐसे रेडिएशन के फॉर्म में। और ये जो एनर्जी होती है, इनका क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है लैम्डा। अब जितनी एनर्जी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में निकलती है, सबकी एक अलग अलग वेवलेंथ होगी। तो अगर वेवलेंथ को अरेंज किया जाए तो एक लेवल ऑफ वेवलेंथ बनता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम में आपके पास बहुत सारी एनर्जी के लेवल्स होते हैं, तो ये रेडिएशन के ही लेवल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है ना। तो इतना था इम्पोर्टेंट है थॉमसन मॉडल के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दी थी, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट, है ना, अल्फा स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ये इसमें कमियां थी, सब चीज़ें, जिन कमियों को एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड ने दूर किया। सेकंड लिखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना, है ना। और ये जो अल्फा पार्टिकल इसको बोलेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास एटम्स में तो केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब ये होते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन
दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये 2 न्यूट्रॉन है और ये 2 प्रोटॉन है, जब एक साथ इमिट होते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इनको बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। जब किसी एटम में या किसी न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ इमिट करते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में ये इमिट करते हैं। मतलब अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास, मतलब 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इक्वल, है ना। आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, लेकिन प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। तो अल्फा पार्टिकल बोलने का मतलब ये है कि 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे जो मिलके अल्फा पार्टिकल कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो अल्फा पार्टिकल कौन इमिट करेगा, आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है वो अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इमिट करता है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसको किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको अभी अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया। अभी हम क्या लिखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है, इसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होगा, रेडियो एक्टिव सोर्स का मतलब ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप जानते हैं यूरेनियम, थोरियम, बिस्मुथ, ये सब कुछ क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडियो एलिमेंट की खासियत होती है कि ये अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एमिट करते हैं। तो अगर हम ये माने कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है तो ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करेंगे, है ना। और हम क्या करते हैं, सोर्स के चारों ओर हम एक लेड, ठीक है, लेड की एक बाउंड्री बनाते हैं। अब ये लेड क्या करता है, जो लेड की जो हम बाउंड्री बना रहे हैं, ये बाउंड्री क्या करता है कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो रिलीज होता है इसको स्कैटर होने नहीं देता। मतलब ये पार्टिकल इधर जो है मूव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से ऐसे निकलेगा, इधर से ऐसे निकलेगा, इधर से ऐसे निकलेगा, तो उनको रोक लेते हैं, उनको बाहर जाने नहीं देता। तो लीड क्या करता है, इन अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, आगे में लगाते हैं देखिए यहाँ पे हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसके चारों ओर क्या है, एक लीड की एक सराउंडिंग है जो उसको वहाँ से अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग को रोक रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है, उनको बाहर जाने से रोक रही है। यहाँ से ये जब अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरीके से आएंगे, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये सिस्टम क्या करता है, अब अल्फा पार्टिकल इधर भी जा सकता है, तो क्या करते हैं, इनको एक बीम के फॉर्म में इधर पास करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है ना। ये सिस्टम क्यों बनाया गया है, ये सिस्टम बनाया गया है ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल एक बीम के फॉर्म में निकले और सीधा निकलते हुए सीधे ऐसे लाइन के फॉर्म में निकले। और हम यहाँ सामने में रख देते हैं एक गोल्ड की फॉइल हम रख देते हैं, मान लीजिए हम रख देते हैं गोल्ड की फॉइल, एक पतली सी लेयर रखते हैं गोल्ड फॉइल बनेगी, जो गोल्ड फॉइल,
गोल्ड फॉइल होते हैं। और इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर हम लोग एक आर्सेनिक सल्फाइड की चारों ओर हम एक चारों ओर हम एक जिंक सल्फाइड की एक लेयर का एक स्क्रीन यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल का मतलब क्या होगा, गोल्ड की एक पतली सी लेयर, आपने गोल्ड की पतली सी लेयर लगाई है यहाँ पे, फिर उसके चारों ओर आपने क्या किया है, एक जिंक सल्फाइड का एक लेयर का एक स्क्रीन बनाया है, स्क्रीन है ना इसमें। और इसको बोलेंगे कोलीवेटर। जो इस सिस्टम आपने बनाया है इसको बोलेंगे कोलीवेटर। अभी देखेंगे कि इसका काम क्या है। कोलीवेटर काम कुछ नहीं है। कोलीवेटर का काम क्या है कि जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे उनको बिखरने न देना, उनको एक बीम के फॉर्म में आगे की ओर भेजना। अगर ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ये चाहता है, ये जो कोलीवेटर है इनको रोक देता है, इनको इधर उधर जाने नहीं देता और इनको एक बीम के फॉर्म में आगे पास करता है। यहाँ पे इसलिए ओपन है पार्ट है ना। तो ये अगर अल्फा पार्टिकल है, अगर ये अल्फा पार्टिकल है, अगर ये एक अल्फा पार्टिकल है तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाएंगे, और इस गोल्ड फॉइल को पास करते हुए ये इस जिंक सल्फाइड के लेयर से हिट करेंगे। और जहां जहां हिट करेगा ये है ना, ये जहां जहां हिट करेगा यहाँ ऐसे जाएगा है ना, ऐसे जाएगा। तो जहां जहां हिट करेगा तो वहां आपको एक इल्यूमिनेशन दिखाई देगी, एक ग्लो दिखाई देगी, मतलब वहां एक आपको चमक दिखाई देगी है ना। मतलब जहां जैसे से हिट करेगा, देखो एक बार हिट करेगा तो आपको एक बार ग्लो दिखाई देगी। कहाँ पे ग्लो दिखाई देगी आपको, जो जिंक सल्फाइड की लेयर है स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको एक ग्लो दिखाई देगी। अब क्या होगा कि मतलब अगर एक बार हिट करेगा तो एक बार ग्लो दिखाई देगा, 10 बार हिट करेगा तो 10 बार ग्लो दिखाई देगा, 1000 बार हिट करेगा तो 1000 बार हिट करेगा, मतलब वो आपको ग्लो दिखाएगा। इल्यूमिनेशन बोलेंगे, इल्यूमिनेशन क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन मतलब क्या होगा, चमक, मतलब चमकेगा, वहाँ पे चमकेगा, तो यहाँ चमकेगा जैसे हिट करेगा। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, इन्होंने रदरफोर्ड बताया कि अगर ये अल्फा पार्टिकल अपने सोर्स से निकल रहा है और गोल्ड फॉइल को पार करते हुए एक स्क्रीन तक पहुंच रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि स्क्रीन तक पहुंचकर हम देखेंगे कि कुछ पार्ट इसका स्कैटर हो रहा है। मतलब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग कुछ ही एंगल में आपको जो अल्फा पार्टिकल दिखाई देंगे। ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल, ये जो पास हो रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल कुछ ही एंगल पे आपको ज्यादा दिखाई देंगे, और जब और दूर की ओर बढ़ते जाए, दूर की ओर अगर आप डिफ्लेक्शन देखें, दूर की ओर देखें, स्कैटरिंग देखें, तो इधर अल्फा पार्टिकल कम हो जाएंगे है ना। तो आप देखेंगे सेंटर की ओर अल्फा पार्टिकल आपको ज्यादा मिलेंगे है ना। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बोला कि आप एक गोल्ड फॉइल रख देंगे, गोल्ड फॉइल का मतलब एक गोल्ड की लेयर और सामने में होगा एक जिंक सल्फाइड का लेयर। जैसे से ये जो अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, मतलब उसके पास चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर गोल्ड की इतनी पतली लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है कि उसको पार करते हुए लगभग यहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है इस लेयर तक, इस स्क्रीन तक। और स्क्रीन में जैसे हिट करता है वहाँ पे इल्यूमिनेट करता है, मतलब ग्लो करता है, चमक करता है ना। और हमने ये देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये जब स्क्रीन से टक्कर हो रही है तो पास है। जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो आपको अल्फा पार्टिकल भी कम मिलेंगे, मतलब इनका स्कैटरिंग मतलब बिखरा हुआ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, और जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो आपको अल्फा पार्टिकल आपको कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल है
वो स्कैटर कर रहे हैं, है ना। और स्कैटर सभी डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये जरूरी है। स्कैटर सभी डायरेक्शन कर रहे हैं, ये सही है, लेकिन क्वांटिटी उनकी अलग अलग है। मतलब जो सेंटर पे ज्यादा जो है पार्टिकल आ रहे हैं, सेंटर से दूर की ओर जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल की जो संख्या है, नंबर है, वो कम हो रहे हैं, है ना, कम हो रहे हैं। और दूर बढ़ते जाएंगे तो और कम हो जाएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि इनमें से बहुत ही कम पार्टिकल मतलब 10,000 में से मान लो एक पार्टिकल वो रिटर्न आता है। रिटर्न मतलब ये गया ऐसे, ये वापस रिटर्न आया। इन्होंने कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताया, उस पॉइंट को हम लिखेंगे। इन्होंने क्या पहला पॉइंट क्या बताया कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस लेयर से इस स्क्रीन से टकराते हैं तो बहुत सारे टकराते हैं, है ना। और लगभग ये 1 डिग्री या 2 डिग्री, मान लीजिए जहां पे आपको ये अल्फा पार्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं, ये लगभग 1 डिग्री या 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री पे ही आपको बहुत सारे पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। लेकिन उस डिग्री से जैसे और आगे बढ़ते जाए, डिग्री अब बढ़ाएं, तो आपको 90 डिग्री तक आते आते आपको पार्टिकल लगभग बहुत ही कम नेग्लिजिबल पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल पार्टिकल। देखो हमने बनाया भी नहीं है, इधर पार्टिकल नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग है, बिखराव है, वो बीच में ही होता है। बीच में से जैसे दूर की ओर बढ़ते जाते हैं तो आपको अल्फा पार्टिकल वहाँ पे नहीं मिलते हैं, मतलब बीच में ही अल्फा पार्टिकल जाता है ना। लेकिन इनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न भी आते हैं, कुछ बहुत ही कम पार्टिकल रिटर्न भी आते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने डिस्कस किया और निकाला, और इन्होंने इनके कुछ कंक्लूजन को पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिए। वो कंक्लूजन क्या थे जो हमने अभी डिस्कस किया, वही होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन ये होगा कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि the alpha particle is centering more on less than, ये अलग है, more on less than 2 डिग्री, मान लीजिए 2 डिग्री ऑफ एंगल, 2 डिग्री ऑफ एंगल। मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो 2 डिग्री से भी कम एंगल में ज्यादा आप सेंटर हो रहे हैं, मतलब ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनका जो नंबर ऑफ स्कैटरिंग या फिर नंबर ऑफ उनका अल्फा पार्टिकल भी कम हो जाएगा। हम लिखेंगे कि at 90 degree of angle, the scattering of alpha particle या the alpha particle scattered very low, scattered very less। मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीच में ही ज्यादा वो इकट्ठा हो रहे हैं, बीच में ज्यादा अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं ना। और जैसे आप दूर की ओर जा रहे हैं आपको एंगल आपको ज्यादा मिलता जाएगा और आपको जो है अल्फा पार्टिकल आपको कम मिलेगा। तो आप जैसे 90 डिग्री पे आएंगे तो आपको बहुत ही कम, लगभग बहुत ही कम आपको वहां पे अल्फा पार्टिकल नजर आएंगे। तो उन्होंने लिख दिया कि एट 90 डिग्री ऑफ एंगल द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वेरी लेस, है ना, बहुत लेस। लेकिन उन्होंने एक और पॉइंट दिया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल टक्कर करते हैं, हिट करते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न भी आते हैं, है ना, कुछ पार्टिकल रिटर्न भी आते हैं। तो इतना पॉइंट लिख लीजिए आप। फिर थर्ड पॉइंट लिखना बचा है, तो इसको बोलेंगे लीड कैविटी, इसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सोर्स, इसको बोलेंगे कोलिवेटर। कोलिवेटर का काम क्या है कि ये जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं इनको बीम के फॉर्म में आगे पास करवाना, इनको यही स्टार्टिंग में ही स्कैटर होने से रोकना, स्टार्टिंग में ही फैलने से रोकना, है ना। तो ये फैलने से रुकेगा और बीम के फॉर्म में ये इस ओपन पार्ट से, ओपन विंडो से पास होगा। ये गोल्ड की लेयर है, गोल्ड की लेयर है, और गोल्ड की लेयर हम इसे लगाते हैं कि गोल्ड की लेयर आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, मतलब
गोल्ड को आप जितना पतला करना चाहें उतना पतला कर सकते हैं, जितना पतला करना चाहें। एक पतली सी लेयर की ये गोल्ड लेयर, तो उसे हीट करके ये पास होती है जिंक लेयर के स्क्रीन से। यहाँ मौसम और कहाँ पर है, मुझे अभी कलेक्टेड होगा तो वो कुछ नहीं, कुछ वो तो गंदा वाला है बहुत। एक बार मुझे प्रेशर लगाए तो बहुत गंदा बना, और नहीं है मुझे ठीक। इतना लिख लीजिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और भी पॉइंट्स। इसको आप 1 डिग्री कर लेंगे, 2 है ना, इसको 1 डिग्री कर लेंगे। ये 1 डिग्री हमने बताया था। 1 डिग्री का मतलब ये होगा कि जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल एंगल ये यहाँ तक, जो जहाँ पे आपको ये अल्फा पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, अधिकांश जो पार्टिकल है वो 1 डिग्री में ही आपके दिखाई देंगे आपको। और दूर की ओर जाएंगे तो आपको जो है अल्फा पार्टिकल आपको कम नजर आएंगे।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम लोग ने 2 पॉइंट लिखा है कि अल्फा पार्टिकल इज सेंटरिंग मोर ऑन लेस देन 1 डिग्री ऑफ एंगल, मतलब 1 डिग्री से भी कम के डिफ्लेक्शन में या कम के एरिया में वो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को कम मिलेंगे, है ना। तो इतना आपको लिख लिया होगा। इसमें अब एक और पॉइंट बचा है लिखने को, 2 पॉइंट में मैंने लिख लिया है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया जो हमने डिस्कस भी किया है, क्या डिस्कस किया है कि some but very less alpha particle are returned 180 डिग्री ऑफ एंगल, मतलब कुछ लेकिन बहुत ही कम पार्टिकल टक्कर होके हिट करके रिटर्न भी आते हैं, है ना। ये थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब और इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने बताया कि अगर ये जो लाइट है, जो अल्फा पार्टिकल है, अगर वो सीधी लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और देखा जाए तो क्योंकि 1 डिग्री बहुत ही कम एंगल होता है, 1 डिग्री का मतलब लगभग आप ये मान सकते हैं कि लगभग वो स्ट्रेट है, बहुत ही कम पार्ट है, बहुत ही कम एरिया है। इसका मतलब ये उन्होंने बोला कि ये सामने जो लेयर है, स्क्रीन लेयर है, ये भी क्या होगा, एटम। क्या होगा, एटम। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बनता है, और अगर ये एटम है तो एटम के कुछ ही पार्ट पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल हिट कर रही है। इसका मतलब ये होगा, उन्होंने बोला कि शायद जो एटम का एक कंप्लीट मास है वो छोटे से पार्ट में है। एटम का जो मतलब लार्ज मास है वो छोटे से पार्ट में है, और बाकी पार्ट में मास बहुत ही कम है। और उन्होंने बोला कि जैसे आप जानते हैं कि जो एटम का जो अधिकतर मास होता है उससे न्यूक्लियस में होता है ना। तो इन्होंने भी बोला क्योंकि ये छोटे से पार्ट में ही इंसिडेंट हो रहे थे, तो इन्होंने बोला कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में हिट कर रही है लेस देन 1 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि जो बाकी पार्ट है, इस एटम के बाकी पार्ट पहले से ही फील है ना, मतलब इम्पटी नहीं है। इसका मतलब ये होगा, इन्होंने बोला पॉइंट्स हम समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल आर scattering in straight line in less than 1 degree, so it suggests that atom has large mass on its center, क्योंकि सेंटर पे उसका लार्ज मास होगा। क्यों लार्ज मास होगा? क्योंकि देखो कुछ पार्टिकल वहां जाके रिटर्न भी आ रही है। रिटर्न कब होगा? आप जानते हैं कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। जो अल्फा पार्टिकल किससे मिलकर बना हुआ है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा हुआ? प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और वो हीट करके वापस रिटर्न आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई वहां पे जो एटम होगा, एटम में जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव उसको हिट कर रहा है, मतलब उसको रिपेल कर रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सामने एक छोटे से पार्ट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आपके पॉजिटिव चार्ज रखे गए होंगे जो उन अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से
वो रिपेल हो रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि जो एटम का लार्ज मास है वो किसी सेंटर पर रखा गया है, और बाकी पार्ट, सेकंड पार्ट, एवरी एटम हैज empty area surrounding to its center of nucleus। मतलब हर एटम के पास में न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के जो चारों जो एरिया होता है उनको बोला इन्होंने इम्पटी, खाली। क्यों खाली बोला? क्योंकि अल्फा पार्टिकल उधर स्कैटर ही नहीं हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल सीधे सेंटर पे स्कैटर हो रहे हैं। सेंटर पे स्कैटर क्यों हो रहे हैं बोलो? क्योंकि वहां पे लार्ज मास है और बाकी जगह पे क्या है, मास है ही नहीं। उन्होंने एज्यूम किया कि अल्फा पार्टिकल उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधर मास ही नहीं है ना, मास ही नहीं है। और अल्फा पार्टिकल को जो रिटर्न हो रहा है, कहां से रिटर्न हो रहा है? अल्फा पार्टिकल सेंटर से रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? सेंटर पे चार्ज पार्टिकल रखे गए होंगे, वहीं पे ये उसको रिपेल कर रहे हैं। बाकी जगह से रिटर्न हो नहीं रहा है, बाकी जगह से रिटर्न नहीं हो रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि बाकी जगह पे खाली स्पेस है ना। ये पे खाली स्पेस आप ऐसा समझ सकते हैं। इन्होंने बोला कि एटम के पास में दो पार्ट होंगे, एक खाली एरिया होगा, एक भरा हुआ एरिया होगा। भरा हुआ एरिया को उन्होंने बोला न्यूक्लियस, जो उसके चारों ओर का एरिया था उसको बोला उन्होंने एम्प्टी एरिया, खाली एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो एवरी एटम हैज एम्प्टी एरिया सराउंडिंग टू इट्स सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कंक्लूजन है जो आप लोग लिखा है, एक दो पॉइंट लिखा है, कंक्लूजन है। क्या है ये? कंक्लूजन। इन्होंने एक और कंक्लूजन दिया था। उन्होंने बोला कि एवरी एटम हैज ए न्यूट्रल चार्ज, उन्होंने बोला क्यों न्यूट्रल होता है? एस द नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज, एस द नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज is equal to the negative charge। इन्होंने भी बताया कि जो प्रोटॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो आपस में इक्वल है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक ही जगह सेंटर में है, मतलब वहां पे कुछ तो ऐसा खास होगा कि जो वो बाकी जगह पे सेंटर नहीं हो रहे, सेंटर पे ही सेंटर हो रहे, है ना। तो हम ये मानते हैं कि बीच वाला पार्ट में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उनको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा उनमें से कुछ चार्ज कैरियर हीट करके वापस रिटर्न आएंगे। और बाकी जगह क्या है? बाकी जगह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर एब्जॉर्ब नहीं बोलेंगे अट्रैक्ट कर लेता है, तो वहां से रिटर्न आ नहीं पाते, उसको बोलेंगे आपका इम्पटी जोन, है ना। तो इन्होंने तीन कंक्लूजन दिया था कि हर एक एटम एक न्यूट्रल होता है क्योंकि उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, और हर एक एटम के पास में एक न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ही स्मॉल स्पेस में होता है, लेकिन एक एटम का कंप्लीट मास अप्रोक्सीमेटली उसी न्यूक्लियस के पास होता है। बाकी एरिया में इन्होंने क्या बोला था? एम्प्टी। आप जानते होंगे कि जो एटम का जो मास होता है वो मास ऑफ न्यूक्लियस ही दिया जाता है ना। मास ऑफ एटम का जो वैल्यू है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ एटम, है ना। तो इन्होंने यही बताया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगर हम देखें इसमें और समझने की कोशिश करें यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो रिटर्न क्यों आता है? रिटर्न क्यों आता है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो
तो क्या होगा, यहाँ पे होंगे अल्फा पार्टिकल। देखो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये मान लीजिए है अल्फा पार्टिकल। ये मान लीजिए है अल्फा पार्टिकल। जब ये आगे का मूव करेगा, एक स्क्रीन से हिट करेगा। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन में भी बहुत सारे एटम्स होंगे और एटम के पास में क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और आपने सामने क्या रखा है, गोल्ड के लिए रखी है, क्या रखी है, गोल्ड के लिए रखी है और सामने जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। तो अगर ये भी एटम है और ये अल्फा पार्टिकल से आएगा तो क्या करेगा ये एटम, अगर एटम है, एटम के पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जैसे ही यहाँ तक आएगा तो ये क्या करेगा, इसको, ये तेजी से आ रहा है, तेजी से आ रहा है, इसके पास हाई वेलोसिटी है। जैसे यहाँ पे आता है ये क्या करता है, इसको रिपेल करता है, क्योंकि अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है, न्यूक्लियस। आप जानते हैं कि एटम के पास में क्या है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना, तभी तो वो उसको रिटर्न कर रहा है। तो ये अगर ये रिटर्न आएगा, रिटर्न आने का मतलब क्या है कि कोई एक फोर्स लग रहा होगा इस पे जो उसको रिटर्न करता है। तो फोर्स कैसे लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने बोला कि हर एक एटम के पास में एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा जिनको उन्होंने बोला न्यूक्लियस, है ना। तभी तो ये जो अल्फा पार्टिकल है रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न कब आएगा, जब उस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, जब सेम चार्ज कैरियर होंगे, सेम टाइप, मतलब प्लस एंड प्लस। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब सामने एक सेम टाइप का चार्ज होगा और सेम टाइप का चार्ज होगा, उन्होंने बोला उसको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है, प्लस, है ना, इसकी वजह से वो रिटर्न होता है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम इसके आगे का कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं, है ना। तो अगर डाउट है पूछ सकते हैं। आज की क्लास में खत्म करते हैं।